हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये सेकंड लेक्चर जिसमें बात करने वाले हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है पहले डेफिनेशन में पढ़ देता हूं। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। पढ़ते ही एक चीज याद आता है, पता है क्या याद आता है? एक चीज याद है, प्रेशर की डेफिनेशन याद आएगी आपको। पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया हमने पढ़ा था। यहां पर चेंज हो गया थोड़ा सा, यहां पर लिखा हुआ रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स? मैं आपको समझाता हूं। आप इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को देख रहे हो जिसमें क्या है कि एक रॉड है जो किसी चीज से, किसी सपोर्ट से फिक्स है एक दीवार पर। इस रॉड पे मैंने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। जब मैं इस रॉड पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो मैंने किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। इस जगह पर क्या होगा, एक खिंचाव फील होगा, एक ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ क्या है, एक फोर्स लग रहा है। जाहिर बात है, आप रस्सी को पकड़ के लटक जाते हो तो रस्सी को आप खींचोगे नीचे की तरफ, किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचोगे तो वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपको पीछे की तरफ ना खींचेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को पकड़ के मैं ऐसे खींचूंगा तो ये मार्कर इधर क्यों नहीं जा रही? बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, अंदर के मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहे हैं, एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहा पर ये फोर्स लगा रहे हैं। तो इस फोर्स को हम लोग बच्चों बोल देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए, जो हमने फोर्स लगाया एक्सटर्नल, उसको एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पीछे की तरफ लगाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। इसी फोर्स का नाम होता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। FR लिख देता हूं इसको मैं, रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए इसकी डेफिनेशन बन गई है, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। आई होप आपको अब क्लियर होगा, स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, वहां पर कोई भी फोर्स हो सकता था, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दूसरी बात, स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होगा FR अपॉन में। R क्यों लिखा हमने? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से। अब क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स है अपॉन एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी सीजीएस यूनिट भी लिखते हैं बच्चों, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएस यूनिट होगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बच्चों। ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना डाइन होगा। तो कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इज टेंसर क्वांटिटी। बच्चों मैंने इस पे डैश लगाया क्यों? क्योंकि यहां से भी ये प्रेशर से बिल्कुल डिफरेंट है। प्रेशर में ऐसा यूनिट क्या होता था? प्रेशर का क्या होता था? पास्कल हुआ करता था। लेकिन यहां पर, और उसकी वो वेक्टर होता था, स्केलर होता था। तो प्रेशर जो था हमारा, वो हमारा क्या था? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी था। कैसा था? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन यहां पर ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी। ये क्या बच्चों? टेंसर क्वांटिटी। अभी टेंसर क्या होता है अगर आपको पता हो? एक्चुअली टेंसर थोड़ा बहुत वेक्टर की तरह होता है, पर एक्चुअली टेंसर होता क्या, आप थोड़ा सा ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर किसी को पता होगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है इसका? M1 L-1 T-2 इसका डायमेंशन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने डायग्राम आपको समझाया है। इससे पहले की वीडियो मैंने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी बता रखा है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिसिटी को, रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज मैंने समझा रखा है। गो टू साइंस लिखेगा, क्या नाम है, या तो आप यूट्यूब पर लिखना, सर्च करना कि क्या नाम है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 01 GTS लिखना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 01 GTS, क्लियर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। देखो स्ट्रेस के बच्चों टाइप्स भी होते हैं, स्ट्रेस के क्या होते हैं? टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, अब क्या है सर? पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बच्चों? जब किसी बॉडी के लेंथ के अलोंग मैं किसी को खींचूंगा या दबाऊंगा, उस टाइम पर जो स्ट्रेस पैदा होगा बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेंथ के अबाउट, जैसे इस मार्कर को या तो मैं ऐसे खींचूं या ऐसे दबाऊं, तो लेंथ के अबाउट इसको खींच रहा हूं या दबा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्चुअली बच्चों दो तरह का होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव, अगर बॉडी को तुम दबा रहे हो तो कंप्रेस कर
कर रहे हो, तो ऐसा जो स्ट्रेस पैदा होगा इसके बॉडी के अंदर, इसको कहेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टेंसाइल मतलब अगर तुम बॉडी को खींचोगे दोनों तरफ से, ऐसे खींचोगे तो एक है ना, एक टेंशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस नाम देते हैं इसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों दूसरा वाला स्ट्रेस है शेयरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है आप खुद बताओ। शेयरिंग स्ट्रेस आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिलेंडर है, इसकी जो वॉल है वो फ्लेक्सिबल है, आपने इसको ऊपर से फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाओगे ना कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, बेस तो वही रहेगा पर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ से। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, डेल्टा एक्स। लेंथ कितनी थी, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसे जब कोई चीज टेढ़ी हो जाती है ना इस तरह से, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। का एक बेस्ट एग्जांपल हम जनरली एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि उसमें बोला गया बुक है ना, बुक आपकी जो बुक है, बुक को ऊपर से ऐसे प्रेशराइज करो, ऐसे स्लिप करो, तो उसके जो पेजेस है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे ना, एक दूसरे के ऊपर खिसक जाएंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। क्या कहेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेस से मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा, देखो आप जब किसी भी चीज को पानी के अंदर डाल दो, आप खुद जाते हो पानी के अंदर, तो पता है ये वाटर का, ये लिक्विड का नेचर होता है कि लिक्विड उस बॉडी पर जो अंदर गया है उस बॉडी पर चारों तरफ से एक फोर्स लगाता है, चारों तरफ से देखो एक फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है बच्चों। पता है फोर्स इसको हम नॉर्मली प्रेशर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इस प्रेशर को, जब पानी में प्रेशर लगता है ना किसी बॉडी पर, उसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली हम यहां पर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ यहां पे स्ट्रेस की बात हो रही है। तो इस बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, जाहिर बात है बॉडी चिपकेगी, बॉडी दबेगी, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है उस स्ट्रेस को बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेस। ऐसा वॉल्यूम क्यों कहा गया है, बिकॉज जब स्ट्रेस क्रिएट होगा ना यहां पर, तो इसके शेप साइज और उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, मतलब बॉडी चारों तरफ से दबना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है वॉल्यूम स्ट्रेस। क्लियर है चीज बच्चों। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है स्ट्रेन। वो क्या है, स्ट्रेन। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेन है क्या। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है बच्चों कि जब आपने किसी चीज को खींचा, ठीक है ध्यान रखना, जब आपने किसी चीज को खींचा तो फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर थोड़ा सा इलोंगेशन आ गया, थोड़ा सा वो खींच गया। फॉर एग्जांपल एक पतला सा वायर है, आपने वायर को खींचा बहुत जोर से, तो उसके अंदर कुछ तो इलोंगेशन आएगा, कुछ तो खींचेगा वो। तो मान लेते हैं कि वो थोड़ा सा खिंच गया, थोड़ी सी उसकी लेंथ में या उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में थोड़ी सी चेंज आई। तो बच्चों चेंज इन डायमेंशन, मतलब किसी भी बॉडी पर जब स्ट्रेस लगाया जाए, किसी भी बॉडी पर जब स्ट्रेस लगाया जाए तो उसके डायमेंशन में यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट में अगर कोई चेंज आ जाता है, कोई चेंज आ जाता है, तो हम इसी चेंज को हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ध्यान पढ़ लेते हैं। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है चीजों के, हमने लिख भी दिया कि स्ट्रेन बराबर होगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिखा है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। क्या मतलब, ये इस अब खुद ही बताओ। अब चेंज, ऊपर भी डायमेंशन, ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, क्या होगा, यूनिट कट जाएगी तो यूनिट लेस हुआ। क्लियर है। उसके बाद क्या है बच्चों, ऊपर अगर वॉल्यूम होता नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी अगर मतलब दोनों वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा, कोई यूनिट नहीं बचेगा इसका, इसलिए ये यूनिट लेस होता है। और बच्चों अगर यूनिट लेस है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने तरह का होता है बच्चों, जितने तरह के स्ट्रेस उतने तरह के स्ट्रेन। जैसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेन, तीसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखते हैं यहां से। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसमें सबसे पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों देखा जाए तो एक ही तरह का, और दोनों का फॉर्मूला भी एक ही है बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल। कितने का चेंज हुआ, खींचने पर। मान लो कि आपने इस पर क्या, आपने जैसे मैं इसमें दिखाता हूं, जैसे आपने इसको खींचा और आपने इस पर फोर्स लगाया तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया, ये मतलब ये थोड़ा सा ना यहां शिफ्ट हो गया, ये खींच गया, ये इतना खींच गया, इतना जो है ये क्या है, खिंच गया। तो ये कितना खींचा है, मान लेते हैं डेल्टा एल, इसकी लेंथ क्या है, बढ़ गई। पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ थी एल, पहले लेंथ थी एल, एल में से डेल्टा एल बढ़ गई, खिंच गई। इसका मतलब है इसमें स्ट्रेन कितना होगा सर, चेंज इन डायमेंशन। कितना हुआ डायमेंशन में चेंज, डेल्टा एल, और ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, एल था, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल इज द चेंज, ठीक है, लेंथ में चेंज। फॉर एग्जांपल एक वायर थी 5 मीटर लंबी वायर थी, तो आपने उसको खींचा, उसमें 0.2 मीटर का है ना वो आ गया, क्या नाम है, इंक्रीमेंट आ गया, मतलब 0.2 मीटर वो बढ़ गया। तो आप उसका स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम लोग, 0.2 यानी डेल्टा एल कितना है 0.2, एल कितना था, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 5 थी, तो 0.2 अपॉन में 5 आ जाएगा इसका स्ट्रेन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन में क्या था, फोर्स लगाया ऐसे हमने, इसमें थोड़ा सा चेंज आया, डेल्टा एक्स थोड़ा सा झुक गया। पता है बच्चों, इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें थोड़ा सा ना ये एंगल होता है, क्या होता है ये एंगल, कुछ एंगल पे ये झुकता है, ये बेंड होता है। ठीक है, कुछ एंगल पे बेंड होता है। आपने देखा होगा जो डांस करते हैं ना, डांसर लोग क्या होते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे जो ना डायरेक्ट झुक जाते हैं, ये झुकते हैं तो कुछ एंगल पे झुकता है। आपने देखा होगा ये डांसर है, ठीक है, ये डांसर है, ऐसे झुकेगा वो ऐसे, तो मतलब यहां पर कुछ एंगल बना, देखो ये ऐसे, यहां पर कुछ एंगल बना, इस एंगल को बच्चों हम tan थीटा से दिखा सकते हैं। पता है ये क्या है, इसका फॉर्मूला मैंने स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन में एल, डेल्टा एक्स अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। लेकिन हम चाहें तो डेल्टा एक्स अपॉन एल जो है बच्चों, ये बताओ, अब ये बताओ ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा ये 90 है, ये क्या होगा, बेस, ये थीटा है तो ये सॉरी ये थीटा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। देखो ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ठीक है, इसमें ये थीटा है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। हम चाहें तो डेल्टा एक्स अपॉन एल को tan थीटा से भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहां बताता हूं tan थीटा लिखना चाहूं इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, डेल्टा एक्स अपॉन में एल। अब बच्चों ये बात बता दो एक बात और, कि अगर ये थीटा बहुत छोटा हुआ, अगर बॉडी बहुत कम झुकी, बहुत कम थीटा हुआ, तो स्मॉल थीटा के लिए मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है tan थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। मतलब क्या, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये tan थीटा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, थीटा में हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, थीटा के बराबर हो जाएगी। और उस थीटा को किसमें एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, उसको रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है, डिग्री में नहीं, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, स्मॉल एंगल के, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। सो यहां पर वी कैन सी दैट थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एल। एक रिलेशन ये भी निकल जाता है बच्चों, ध्यान रखना, एक रिलेशन ये भी आता है, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एल। किस किस बीच रिलेशन, थीटा, डेल्टा एक्स और एल के बीच रिलेशन ये आ जाता है। ठीक है, तो दो रिलेशन याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम स्ट्रेस, जब बॉडी को पानी में डालेंगे उसको चारों तरफ से दबाना स्टार्ट कर देता है। पता है आप भी अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा चले जाओ ना, बहुत नीचे समुद्र के अंदर जाना मना होता है, क्यों, क्योंकि बहुत नीचे अगर हम जाएंगे तो पानी हमें क्या करेगा, क्रश कर देगा, पूरी तरह से दबा देगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप नीचे जाओगे तो भाई जितनी ज्यादा नीचे जाएगी उस पर परपेंडिकुलर फोर्स बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से इसकी वॉल्यूम ना कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है, तो यहां से हम लोग यहां से इसका स्ट्रेन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दूसरा, यानी कि हुक्स लॉ की बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना, और अगर इसमें कोई फॉल्ट, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर अच्छे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।